नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और 4 इंपॉर्टेंट न्यूज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। ओवरऑल मैं बता दूं दोस्तों, यूपीएससी जो 2024 का मेंटरशिप कोर्स चल रहा है, इसके अंदर कल मैंने एक फ्री वीडियो अपलोड की है, यूपीएससी प्रिपरेशन एम आई ऑन द राइट ट्रैक। तो ये फ्री है। आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwidi.com पे जाके या मेरे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो ऐप है एंड्रॉयड या आईओएस पे जाके उस पे ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसके साथ साथ कल ही एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज में जो सेकंड आंसर राइटिंग की वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। ठीक है ना, एथिक्स आंसर राइटिंग वीडियो 2। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कबीर जी ने अपनी इनर वॉइस को सुन के स्टेप्स लेने की बात की गई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे एग्जाम में, तो वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग की वीडियोस आप वगैरह कब बनाएंगे, तो ये यहाँ पे मैंने बनानी शुरू कर दी। अभी एथिक्स की आंसर राइटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं आपके लिए और क्वेश्चन पेपर्स की आंसर राइटिंग की वीडियोस लेके आऊंगा, जीएस पेपर 2, 3, 1 की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस ओवरऑल लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो आप इस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस मेंटरशिप कोर्स में बहुत प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा जो कि धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है, और अभी से लगभग 1.5 साल तक आपके लिए इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो एडिटोरियल में जो पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई आपका कर्च ब्रिज, जो कि कर्च बे में पड़ता है, क्रीमिया को रशियन मेनलैंड से जोड़ता है। अगर आप कर्च स्ट्रेट की लोकेशन को सर्च मारते हो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है ब्लैक सी, ठीक है ना, और ये आपको दिख रहा है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कर्च स्ट्रेट है ये रहा आपकी लेफ्ट साइड में क्रीमिया, और राइट साइड पे आपको निकालेगा रशियन मेनलैंड। तो रशियन मेनलैंड की क्रीमिया के साथ कनेक्टिविटी बिठाने के लिए ये जो कर्च स्ट्रेट है, जो कि आपका ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव से जोड़ता है, इस कर्च स्ट्रेट के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। समझ गए बात को। इसी ब्रिज को यहां पे जो यूक्रेन के डिसिडेंट्स हैं उन्होंने उड़ाने की कोशिश की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कर्च स्ट्रेट दो कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो नीचे की तरफ आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है और ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा सी ऑफ एजोव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अब कर्च स्ट्रेट वाले आर्टिकल पे वापस आ जाते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की है यूक्रेन ने। देखिए क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब भाई सीधी बात है, 2014 के ऊपर से क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशिया का कब्जा है। इस कब्जे को कौन थ्वार्ट करने की कोशिश करेगा? यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन का बोलना है कि क्रीमिया इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, और बेसिकली क्रीमिया एक समय पे यूक्रेन का ही पार्ट था। 2014 में जो प्रो रशिया सरकार थी यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर, जब वो गिर जाती है और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन और यूएस कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो यूक्रेन के अंदर बढ़ता है, तब रशिया को समझ में आता है कि भैया क्रीमिया के ऊपर से जो उनका कंट्रोल है और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ब्लैक सी में वो चली जाएगी, इसलिए वो क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब इस कब्जे को हटाने के लिए और ओवरऑल क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर फिर से अपना कब्जा लाने के लिए यूक्रेन ने कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया। ये दूसरा अटैक है। इस पर्टिकुलर अटैक में एक जो सेक्शन था ब्रिज का वो डैमेज हो गया है। 2 यूक्रेनियन सी ड्रोन से ये पर्टिकुलर अटैक यहां पे लिया गया है। यूक्रेन ने सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, उन्होंने ये बोला है कि जब हम वॉर जीत जाएंगे तब ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस पर्टिकुलर अटैक के रिटेलिएशन में रशिया ने जो साउदर्न यूक्रेनियन पोर्ट सिटी है ओडेसो, उसके ऊपर मैसिव एयर स्ट्राइक की है, और रशिया ने यह भी अनाउंस किया कि ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था इसको हम फिर से बंद कर रहे हैं। मतलब अब ओवरऑल ब्लैक सी के माध्यम से यूक्रेनियन जो व्हीट एक्सपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं पहुंच पाएंगे। रशियन अथॉरिटीज के हिसाब से जो एक सेक्शन है ब्रिज का वो ब्लो अप कर दिया गया। 2 आदमियों की यहां पे जान गई, एक बच्चे की यहां पे जान गई, और ब्रिज का एक साइड टिल्ट और हैंग डाउन कर रहा है। जो कर्च ब्रिज है वो कर्च स्ट्रेट में आता है, 19 किलोमीटर लंबा है। इसमें 2 पैरेलल रेल और रेलवे सेक्शन है। यहां पे आपको रेलवे सेक्शन दिख रहा है और इधर आपको रोड सेक्शन दिख रहा है, तो रेल और रोड दोनों सेक्शन है। ओके, जो रेल वाला सेक्शन है उसकी सर्विस तो रीस्टोर कर ली, बट रोड वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो गई इसमें। लास्ट अक्टूबर में एक मैसिव ट्रक बॉम्ब ने इस पर्टिकुलर ब्रिज को डैमेज कर दिया था। 3 लोग की यहां पे जान गई थी। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उस पर्टिकुलर अटैक को सक्सेसफुल बताया था, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस करके एड्रेस किया था।
अब ये ब्रिज इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए? देखिए, अगर आप देखो तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंबॉलिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रीजंस। जब रशिया ने स्विफ्टली मूव करके क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में, जब एक प्रो रशियन इलेक्टेड गवर्नमेंट कीव में गिरी, वेस्ट बैक्ड एंटी रिजाइम प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस समय पे रशिया को यह पता चल चुका था कि भैया क्रीमिया में अब यूक्रेन में अब रशिया की नहीं चल पाएगी, वेस्टर्न कंट्रीज की ज्यादा चलेगी। तो मिस्टर पुतिन ने इमीडिएटली यहां पे एक्शन लिया, क्रीमिया के ऊपर कब्जा लिया। और मिस्टर पुतिन को यह पता था कि अब क्रीमिया और मेनलैंड रशिया के बीच में एक लैंड कनेक्ट होना जरूरी है, और वही लैंड कनेक्ट ये पर्टिकुलर ब्रिज, कर्च ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कर्च बे में है, कर्च स्ट्रेट में है, जो आप कहना चाहो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर ब्रिज का। 2018 में ये ब्रिज बन के पूरा हो गया था और उसको बड़े ही फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया था। तो जितनी मेहनत से रशिया ने और जितने फैनफेयर के साथ इस पर्टिकुलर ब्रिज को रशिया ने बनाया है, व्लादिमीर पुतिन ने बनाया है, उतनी ही आप कह लो शिद्दत के साथ इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कौन? यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन की अगर आप बात करो तो खेरसोन शहर वगैरह इस ब्रिज के बहुत ज्यादा पास है। यूक्रेन अगर क्रीमिया के ऊपर फ्यूचर में कभी भी कंट्रोल करना चाहेगा तो उसको पूरी तरीके से इस कर्च स्ट्रेट ब्रिज को, जो कि 19 किलोमीटर का है, 2018 में ओपन हुआ है, तोड़ना पड़ेगा। अगर ये ब्रिज टूट जाता है तो रशिया के लिए ओवरऑल क्रीमिया के ऊपर कब्जा रख पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो यूक्रेन की पूरी मेहनत लगेगी कि वो इस पर्टिकुलर ब्रिज को तोड़ दे, और रशिया अपनी जान लगा देगा इस ब्रिज को डिफेंड करने में। देखिए, अगर कल की डेट में ये ब्रिज टूट जाता है ना और रशिया का कंट्रोल क्रीमिया के ऊपर से चला जाता है, तो हो सकता है स्मॉल स्केल पे न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर ले रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट। वी नेवर नो क्या हो सकता है। आप समझ गए? क्योंकि जब कोई ऐसा इवेंट होगा जो रशिया के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा, रशिया किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि जो भी काउंटर ऑफेंसिव यहां पे रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट लॉन्च किया है, वो उन्हीं एडवांस वेपन्स के बेसिस पे लॉन्च किया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। यूएस अकेले के लिए 42 एड पैकेजेस यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है जब से रशिया इन्वेजन शुरू हुआ है। अगर आप देखो तो रिसेंटली यूएस ने एक हफ्ते पहले क्लस्टर म्यूनिशन बॉम्ब्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बना के आपको बताया भी था। इसमें एक बॉम्ब फेंका जाएगा, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब निकलेंगे, बड़े इलाके, फुटबॉल फील्ड के इलाके के ऊपर गिरेंगे। सारे बम फटेंगे नहीं, फिर बाद में जब सिविलियंस देखने आएंगे इस पर्टिकुलर इलाके में कोई बम छूट गया, वो फट जाएगा। जो डेड रेट वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो जब ये क्लस्टर म्यूनिशंस यूएस द्वारा यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए, तो ये एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन को ग्राउंड लेवल पे बैटल फील्ड पे बहुत सारे एडवांसेस मिलेंगे। बट जितना एक्सपेक्टेड था उतने एडवांसेस देखिए यहां पे यूक्रेन को मिले नहीं। कीव का कहना है कि 210 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी उन्होंने कब्जा ली है इस काउंटर ऑफेंसिव के बाद पिछले एक हफ्ते में। लेकिन ज्यादातर ये जो विलेजेस हैं 210 स्क्वायर किलोमीटर में, ये घोस्ट विलेजेस हैं। यूक्रेन अपनी 20% वेपनरी को फ्रंट लाइन में खो चुका है पिछले एक हफ्ते में। और अगर आप देखो तो बैटल फील्ड में जो बैटल लाइन से जो बदली हैं वो रशिया के फेवर में बदली हैं। इस बार जनवरी 2023 में बदली थी जब रशिया ने सोलेदार के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर मई 2023 में जब रशिया ने बाखमुत के ऊपर कब्जा कर लिया। वो सब वैगनर ग्रुप के दम पे किया था, वैगनर ग्रुप वाला बवाल अलग है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें यूक्रेन को आप कह सकते हो छोटी सी विक्ट्री मिली है कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक करके। लेकिन ये विक्ट्री तब एक मेजर और आप कह लो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होगी जब कर्च ब्रिज को पूरी तरीके से तोड़ दे यूक्रेन और क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर से कंट्रोल रशिया का छूट जाए। ऐसा होना देखिए अपने आप में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया आसानी से होने नहीं देगा। फिर अगला अगला एलॉन मैक्स का XAI ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्या है ओपन एआई, चैट जीपीटी, इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स बेसिस बन रहे हैं, आपको पता है। अब पिछली बार जब एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीरियसली लिया था तो वो था 2015, जब सैम अल्टमैन के साथ मिलकर ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई जनरेट किया था, बनाया था मिस्टर मस्क ने। उसके बाद एलॉन मस्क की सैम अल्टमैन के साथ बनी नहीं, उन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखो तो जो टेस्ला के फाउंडर है एलॉन मस्क साहब, उन्होंने एक दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप बनाया, ठीक है ना, ओपन एआई को कंपीट करने के लिए, और इसका नाम है XAI। ठीक है ना भाई? तो XAI आप कह सकते हो एलॉन मस्क का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया स्टार्टअप है। इसका टारगेट क्या है? तो एलॉन मस्क जी के हिसाब से इसका टारगेट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब नथिंग लेस देन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ये टारगेट यहां पे एलॉन मस्क ने दिया है XAI को।
और रिस्पॉन्स अपने आप में ऑल इनकम्पासिंग है। इनका कहना यह है कि नेचर ऑफ ग्रेविटी, डार्क मैटर, कितना पुराना है यूनिवर्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर ये XAI थीसिस करेगा और डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। मतलब हर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन का जवाब ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर ये क्वेश्चन जब पूछा गया एलॉन मस्क से कि XAI बाकी एआई स्टार्टअप से कैसे अलग होगा, तो ये क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम एन एआई स्टैंड पॉइंट, अ मैक्सिमली क्यूरियस एआई, वन दैट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज आई थिंक गोइंग टू बी प्रो ह्यूमैनिटी। मतलब एक जनरल सा जवाब दे दिया यहाँ पे एलॉन मस्क ने कि भैया मैं तो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेगा। अगर वो यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेगा तो साइंटिफिक क्वेश्चंस के जवाब निकालेगा, और ओवरऑल जो भी साइंटिफिक इनोवेशन यहाँ पे होगा वो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा ही होगा, प्रो ही होगा। और ऑब्वियस ही बात है ओपन एआई के चैट जीपीटी को कंपटीशन देगा ये XAI, ठीक है ना। गूगल के एआई को भी ये कंपटीशन देगा। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि बड़ी ही जबरदस्त साइंटिस्ट की टीम बैठा रखी है यहाँ पे एलॉन मस्क ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल XAI की टीम स्टार सेडेड है। इसमें टॉप रिसर्चर्स हैं गूगल डीप माइंड से, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च से, जैसे इगोर बाबुक्शिन, ये फॉर्मर गूगल डीप माइंड के एम्प्लॉय हैं, ओपन एआई के एम्प्लॉय हैं, चैट जीपीटी 3.5 पे काम कर चुके हैं। फिर मैथमेटिशियस ग्रेग यांग है इसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के। फिर जिमी बा है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। फिर कुछ और नाम है, मैनुअल क्रॉयस जो कि फॉर्मर डीप माइंड और गूगल एआई के एम्प्लॉय हैं। यूआई यू हैं जो कि ओपन एआई, डीप माइंड, गूगल पे काम कर चुके हैं। मतलब ओवरऑल स्टार सडड टीम को खूब पैसा भर भर के देके एलॉन मस्क ने XAI में डिप्लॉय कर रखा है। समझ गए बात को? तो बेसिकली XAI को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं गूगल एआई, माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी, ओपन एआई, इन सबको यहां पे टक्कर देने की पूरी कोशिश है एलॉन मस्क की। और सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि प्रो ह्यूमैनिटी होगा, साइंस की ओवरऑल जो अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज है इनके सॉल्यूशंस को ढूंढेगा। ये सब बातें सब सही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है एलॉन मस्क के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे यहां पे ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ताकत है, इट इज अ पावर, ठीक है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस प्रकार का XAI बनाने के कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं मिस्टर मस्क के लिए, और इसको बनाने में भी कुछ आप कह लो बैकग्राउंड एडवांटेजेस मिले हैं एलॉन मस्क को। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग टीम, इसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन बिल्डिंग मैसिव ट्रेनिंग डाटा सेट्स। तो एक एआई मॉडल को बनाने के लिए एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी एलॉन मस्क के पास अवेलेबल है। फिर डोजो करके जो एक सुपर कंप्यूटर जिसको टेस्ला डेवलप कर रहा है कंप्यूटर विजन ट्रेनिंग के लिए, ये वीडियो क्लिप को और डाटा को कलेक्ट करता है, इंप्रूव करता है फीचर्स फॉर टेस्ला व्हीकल्स। इसने भी जो डाटा की गोल्ड माइनिंग कर रखी है, मतलब जो माइनिंग कर रखी है, वो कहीं ना कहीं यूजफुल काम तरीके से काम आएगा XAI को। तो बेसिकली टेस्ला ने पहले ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग से लेके जो इनोवेशंस कर रखे हैं, वो पर्टिकुलर इनोवेशंस प्रेजेंट XAI मॉडल बनाने में एलॉन मस्क को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ सबसे जरूरी, ट्विटर की ओनरशिप अब आ चुकी है एलॉन मस्क के पास। ट्विटर के ट्वीट्स का डाटा उठा के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम है ना, वो इंपॉर्टेंट एनालिटिकल व्यू पॉइंट्स को फाइनली प्रोपोगेट करते हैं। अब तो ट्विटर पूरी तरीके से एलॉन मस्क के कंट्रोल में। तो ट्विटर के यूजर्स के डाटा को चैटबॉट्स के द्वारा जो इलीगली इस्तेमाल किया जाता है, इसके इंस्टेंसेस हमने पूरी दुनिया में सुने हैं। और अब XAI की डेवलपमेंट में ट्विटर के ट्वीट्स का डाटा तो ऑटोमेटिकली इसको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ट्विटर की ओनरशिप एलॉन मस्क के पास है। तो नो डाउट दोस्तों आगे आने वाले समय में ओपन एआई, ये जो गूगल है, इनकी जो एआई सॉफ्टवेयर है, इनको प्राइवेसी इश्यूज के लिए टारगेट किया गया है। एआई जनरेटेड कंटेंट जो कि ऑब्वियसली बात है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस कर सकता है, ओवरऑल इन बिग प्लेयर्स की पावर को दिखाता है इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं XAI के साथ भी निकल के आएंगे। XAI ऑब्वियसली बात है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी को यहां पे टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का पोटेंशियल क्या है, ये एलॉन मस्क जैसे लोगों से कौन ही ज्यादा जानता होगा। लेकिन यहां पे ऑब्वियस सी बात है यूएस का फेडरल ट्रेड कमीशन भी प्ले में आएगा। रिसेंटली फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी ओपन एआई के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को ब्रीच करने के लिए। यूरोपियन यूनियन का भी जो एआई एक्ट है, ये फाइनल स्टेजेस ऑफ टॉक में है। तो गूगल पे इल्जाम लगाया गया कि भाई वो यूजर्स का डाटा चुरा रहे हैं। ओपन एआई के ऊपर ये इल्जाम लग चुका है, कल की डेट में एलॉन मस्क के XAI के ऊपर भी लग सकता है, वी नेवर नो।
फिर भाई अगली न्यूज है, पहला डे मॉनसून सेशन का वॉश आउट हो गया। तो मॉनसून सेशन का पहला दिन बैठना था, अपोजिशन पार्टी मेंबर्स यहां पे तैयार थे, वैसे भी उन्होंने एक इंडिया नाम का कॉलिशन बना रखा है, ठीक है ना जी, हाँ इंडिया नाम का कॉलिशन बनाया, आपको पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कॉलिशन के अंदर 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है। आपको पता है दोस्तों इस इंडिया कोलिशन का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। मतलब भारत देश के नाम पे INDIA का ही फुल फॉर्म यहां पे रख के अलायंस बना दिया। बेसिकली ओवरऑल बीजेपी को आने का इनका टारगेट है, 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है। खास बात दोस्तों ये कि इन 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस ने ये क्लेम कर दिया है कि ठीक है भाई, कांग्रेस का कैंडिडेट का पीएम के ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा, पीएम की पोस्ट पे कोई भी बैठ सकता है। अब कॉलिशन पॉलिटिक्स से देश बहुत लंबे समय तक परेशान रहा है। अभी 26 पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप अगर इलेक्शन जीत जाता है तो सरकार में क्या ही खिचड़ी मचेगी भगवान मालिक है। देखिए बीजेपी जो सब कुछ कर रही है वो बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 26 मिलके क्या खिचड़ी पकाएंगे, किस हद तक कैबिनेट मिनिस्टर्स की कुर्सी के लिए लड़ेंगे, क्या ही प्लान बनेगा, अलग अलग राज्य अपनी अपनी बात करेगा, वो भी अपने आप में क्या ही होने वाला है कह नहीं सकते। बहरहाल इस न्यूज में हुआ यह है कि राज्यसभा का जो पहला आवर था वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हरद्वार दुबे, जो कि एमपी थे और बीजेपी लीडर थे, जिनकी पिछले महीने मौत हो गई थी, इनके लिए स्थगित किया गया। लेकिन उसके बाद जब हाउस बैठा तो अपोजिशन ने 8 एडजॉर्नमेंट नोटिस मूव किए अंडर रूल्स 267 ऑफ द राज्यसभा। और इन एडजॉर्नमेंट मोशंस में यही कहा गया कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अपना स्टेटमेंट दे, फिर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। अब रूलिंग पार्टी के मेंबर्स यहां पे बोल रहे थे कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं है मणिपुर के मुद्दे के ऊपर बात करने में। लीडर ऑफ द हाउस हैं जो राज्यसभा में पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोला कि हम मणिपुर के मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। बट अपोजिशन मेंबर्स यहां पे आमादा थे कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अपना स्टेटमेंट दें, उसके बाद ही बातचीत वगैरह शुरू होगी। तो भैया जो आप कह लो पहला दिन था मॉनसून सेशन का वो तो बर्बाद हो गया, और इस मॉनसून सेशन के आगाज में इतना तो पता चल गया है कि अपोजिशन सरकार को जल्दी काम करने देगा नहीं। लेट्स सी आगे क्या होता है। सेंटर बैंस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस कंट्रोल प्राइस इन इंडिया। देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कल एक नोटिफिकेशन इशू किया है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बोला गया है कि नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को अभी के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया, ठीक है, और केवल उस नॉन बासमती व्हाइट राइस को एग्जेम्पशन दिया जाएगा जिसकी लोडिंग शुरू हो चुकी है शिप के ऊपर। देखिए जब बिल ऑफ लेडिंग साइन होता, बिल ऑफ लेडिंग फाइल होता है ना, बिल ऑफ लेडिंग मतलब ओवरऑल इंडिया से जो सामान बाहर जाना है उसके लिए डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया गया, उसको आप शिपिंग बिल बोलते हैं। बिल ऑफ लेडिंग मतलब जिस दिन ओवरऑल वो पर्टिकुलर सामान इंडिया से सेल कर रहा हो, मतलब बाहर की तरफ जा रहा हो, या फिर उसका शिपिंग बिल फाइल हो गया हो। शिपिंग बिल क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक्सपोर्ट में बनाया जाता है। इस शिपिंग बिल के अंदर लिखा होता है कि भाई कौन से HSN कोड का सामान जा रहा है, सामान का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी भारत सरकार को ड्यूटी दे रहा है। समझ गए बात को? ये जो नॉन बासमती व्हाइट राइस था इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 20% की, और इसके जो रिटेल प्राइसेस है वो पिछले एक साल में 11.5% बढ़े हैं, पिछले महीने में 3% बढ़े हैं। और 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो सितंबर मार्च 2021-22 में 33.66 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था, और सितंबर से मार्च 2022-23 में 42.12 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था ये नॉन बासमती व्हाइट राइस। तो भले इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार बढ़ा रही है, उसके बाद भी नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो भैया हाई इंटरनेशनल प्राइसेस के चलते ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, एल नीनो, रशिया यूक्रेन वॉर, आगे आने वाले समय में नॉन बासमती व्हाइट राइस की कमी पड़ सकती है इंडिया के अंदर। इसीलिए ओवरऑल भारत सरकार ने इसकी जो फ्री एक्सपोर्ट पॉलिसी थी इसको रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन। हाँ, जिसकी शिपिंग बिल फाइल हो चुके हैं, जो सामान पोर्ट में पहुंच चुका है, जिसका बिल ऑफ लीडिंग फाइल हो चुका है, वो तो चला जाएगा, नया नहीं फाइल हो सकता। अगला, स्वीडिश एम्बेसी इन इराक अटैक्ड इन्वो एक्सपर्ट। तो भैया फिर से यहाँ पे रिलीजियसली एक डिस्टर्बिंग इवेंट हुआ है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने स्वीडिश एम्बेसडर से बोला कि भैया तुम इराक से निकलो, और जो इराक के चार्ज डी अफेयर्स थे स्वीडन की एम्बेसी में, मतलब स्वीडन के अंदर जो इराक की एम्बेसी है वहां पे उनको भी वापस भेजो। देखिए ओवरऑल यहाँ पे डेसिक्रेशन हुआ है कुराम का स्टॉकहोम के अंदर, तो लोग नाराज हैं। इराक के लोग स्वीडन की एम्बेसी के अंदर घुस गए, समझ गए, तोड़फोड़ मचाई, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। इराक की सरकार ने बोला है कि ये जो आर्सन फैलाने वाले लोग हैं, ये जो बवाल वायलेंस फैलाने वाले लोग हैं, इनको भी हम माफ नहीं करेंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम स्वीडन के साथ भी एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे कि आप इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटी होने कैसे दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट में टॉपिक काम का है,
और इंटरनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट जीएस पेपर 2 में भी ये टॉपिक काम का है। ओके, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस पे। एडिटोरियल एनालिसिस में फर्स्ट आर्टिकल, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड टू सी वैल्यू इन इन्वेंशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 ये प्लेस किया जाएगा मॉनसून सेशन में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के ऊपर पहले भी बातचीत मैंने कर रखी है, पिछले 3-4 दिनों से ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के थ्रू 50,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पे एलोकेट किया जा रहा है अगले 5 सालों के लिए। ओके, ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है जिसका बजट $8 बिलियन का है, कुछ कुछ इस प्रकार से ही इंडिया का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए पैसा देता है, उसी प्रकार से जो यूरोपियन रिसर्च काउंसिल है जो कि फंड करता है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को, इसी प्रकार से इंडिया के अंदर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। इंडिया के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में बोला गया कि 36,000 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा। तब खास बात दोस्तों ये है कि यूएस, चाइना, इजराइल जैसी बड़ी इकोनॉमी अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी का 1 से 2% आप कह लो साइंटिफिक रिसर्च में खर्चते हैं, जबकि इंडिया ओवरऑल 0.6 से 0.8% ऑफ द जीडीपी साइंटिफिक रिसर्च में खर्चता है, जबकि हमें ज्यादा खर्चना चाहिए। एक तो हम वैसे ही पैसा कम खत्म करते हैं साइंस और रिसर्च में, उसमें भी ओवरऑल अब हम प्राइवेट कंपनीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में ये प्राइवेट कंपनीज 36,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 4,000 करोड़ जो पुराना एसईआरबी था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उससे आएंगे और 10,000 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट अलग से देगी, तो टोटल 50,000 करोड़ रुपया हो गया। अब देखिए, भले ही ये कह लो डेवलप्ड कंट्रीज में 70%, यूएस, इजराइल जैसी कंट्रीज में 70% जो फंडिंग आती है रिसर्च की वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, इंडिया के अंदर ये नंबर केवल 36% है। अगर आप देखो तो ओवरऑल इंडिया का जो टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर था वो था 1.2 लाख करोड़ 2019-20 में, जिसमें 36% आया प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। प्राइवेट मनी को साइंटिफिक रिसर्च में खींच पाना आसान नहीं है। तो जब केंद्र की सरकार से पूछा गया कि आप एग्जैक्टली कैसे प्लान कर रहे हो कि ये प्राइवेट कंपनी आके साइंस एंड रिसर्च में खर्च करेंगी, तो भैया केंद्र की सरकार ने बोला कि प्राइवेट कंपनी अपने एनुअल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्लिगेशन के अंदर जो पैसा एलोकेट करती है ना, उसे भी खर्च कर सकती है। तो इसका भी फिक्र देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फाइनेंशियल ईयर 2022 का डाटा यह बोलता है कि सीएसआर ऑब्लिगेशन के चलते कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 14,588 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 70% एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किए गए। ओके भाई, और बहुत सारी कंपनियों ने तो पैसा अपनी खुद की कम्युनिटीज के अंदर जो खुद के सेल्फ इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू खर्च किया। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैक्सिमम फंड वहीं जा रहा है, भुखमरे लोगों को खाना देना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन। अब इस बीच में इन्हीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट की तरफ कैसे डाइवर्ट कराओगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या आप प्राइवेट प्लेयर्स को कोक्स कर सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो कि वो अपने सीएसआर का पैसा साइंस एंड टेक में दे? तो नो डाउट भाई, प्राइवेट रिसर्च को भले ही डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इजराइल और यूएस में प्रमोट किया जाता है, हमारी भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है, लेकिन ओवरऑल प्राइवेट कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस तब तक रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडिया में पैसा खत्म नहीं करेंगे तब तक जब तक उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दिखेगी। देखिए, प्राइवेट कंपनीज यूएस में पैसा क्यों खर्च करती रिसर्च में? क्योंकि देखिए, इसी रिसर्च के दम पे जो साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज हैं यूएस की, उनको बहुत सारा पैसा जाता है। इन साइंटिफिक और आप कह लो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स निकलते हैं। ये स्टार्टअप्स खुद कुछ सालों में बिलियनियर इंडस्ट्री बन जाते हैं और फिर वही साइकिल चल जाती है कि ये फिर ओवरऑल आप कह लो नेशनल साइंस फाउंडेशन को पैसा देंगे ताकि रिसर्च को, साइंस एंड टेक को यूएस में बढ़ाया जा सके। तो यूएस के अंदर जो साइंस एंड टेक का बेसिक ढर्रा बना हुआ है, जो आप कह लो पैमाना बना हुआ है, उसको इंडिया के अंदर कॉपी करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा तभी खर्चेंगे जब ओवरऑल उनको इस बात की एश्योरेंस होगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर रिसर्च के दम पे आगे आने वाले समय में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। समझ गए? या फिर उनको सरकार की तरफ से या फिर इन रिसर्च फाउंडेशंस की तरफ से पहले कोई हेल्प मिली हुई हो, तो उनके ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी मान की कोई कंपनी है, उसको भारत सरकार की तरफ से या फिर एनआरएफ की तरफ से कोई मदद मिली बहुत इंपॉर्टेंट फंडिंग की, कल की डेट में ये ईबीसी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाती है, तो उसके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एनआरएफ में पैसा डोनेट करने की, जो कि वो करेगा। ठीक है फिर अगला, इंडियाज डाटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट। शशांक मोहन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। भैया, इंडिया यूरोप की तरह नहीं है, इसलिए जैसा कि यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ ड्राफ्ट किया जा रहा है, इस प्रकार का लॉ इंडिया के अंदर ड्राफ्ट करना, कंसेप्चुलाइज करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ इंडियंस के लिए आपको डाटा, ये आपके लिए लॉ ड्राफ्ट करना है, ठीक है ना। जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन था यूरोपियन यूनियन का, ये मिडिल ऑफ 2018 में आया। इसने पॉपुलैरिटी जरूर अचीव की है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत से रिस्क आ रहे हैं, ठीक है। ईयू का लीगल स्ट्रक्चर अलग है। ईयू एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इंडिया भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, लेकिन ईयू के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा हैं और लोग कंपैरेटिवली कम है। इंडिया के चैलेंजेस भाई बहुत अलग हैं। इंडिया के अंदर 140 करोड़ जो कि कहीं ना कहीं गरीबी में रहते हैं, इनको कैटर करने वाला आप एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ बना रहे हो, और इसको बनाना आसान नहीं होने वाला है। इसके डिलिब्रेशंस अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन में शुरू होंगे, जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त चलेगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने रिलीज किया था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। इसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है और ये तीसरा अटेम्प्ट है डाटा प्रोटेक्शन लॉ को लेके आने का। जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था पब्लिक कमेंट के लिए, वो उतना कॉम्प्रहेंसिव था नहीं पहले वर्जन जैसा। पहले वर्जन को खारिज करके नया वर्जन रिलीज किया था भारत सरकार ने। तो बहुत से क्रिटिकल गैप्स रह गए हैं इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर। तो पहली बात तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अप्रूव होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर हम श्योर नहीं है। मान लीजिए डेट में अप्रूव हो भी जाता है, तो आज की डेट में डाटा प्रोटेक्शन को लेके इनफ प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर। कैसे अवेलेबल नहीं, इसके एक दो पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डाटा बहुत प्रकार का होता है। पर्सनल डाटा होता है, नॉन पर्सनल डाटा होता है, और इस डाटा की बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो, प्रोफाइल कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो यूजर्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर डाटा माइनिंग की बात की जाए नॉन पर्सनल डाटा की, एग्रीगेट डाटा अगर आप प्रोडक्ट्स का निकालो, जो कि अमेजोन पे लोगों ने देखे 9 पीएम से लेके 11 पीएम के बीच में, समझ के बात को, तो इससे आप बहुत सारे ट्रेंड्स निकाल सकते हो। अब अगर अमेजोन के अंदर 9 पीएम से लेके 11 पीएम तक कौन से प्रोडक्ट्स को लोगों ने देखा, इसको कुछ और डाटा सेट्स के साथ कंबाइन करोगे तो आप पर्सनल डाटा के डोमेन में भी घुस जाओगे। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर इंडिविजुअल उबर राइड्स एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी हुई, ठीक है ना, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पूजा का समय है, कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है, तो ऐसे केसेस में ओवरऑल उबर को यह पता चल जाएगा कि इन लोगों के घर का एड्रेस क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपने घर से वो कैब लेके पूजा करने के लिए गए होंगे मंदिर या मस्जिद में। तो पॉइंट समझ रहे हो आप। तो ओवरऑल इन बड़ी बड़ी ऑनलाइन टेक कंपनीज के पास जो डाटा है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल या फिर जो भी और सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, उनका आप डाटा सिंक्रोनाइज कर देते हो, ठीक है ना, ऑफिस गोइंग टाइम्स वगैरह को, इन सब चीजों को सिंक्रोनाइज कर देते हो, तो आप लोगों के एड्रेसेस को जान सकते हो, आप लोगों के शॉपिंग पैटर्न्स को जान सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है इससे आप जो पर्सनल डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो, आपकी प्राइवेसी पे एक रिस्क आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। 2018 और 2019 की बात की जाए, इसमें जो ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, इसमें ओवरऑल नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर जो रिस्क है ना, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन जो नया बिल आया है 2022 में, उसमें नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर जो रिस्क है उसको उस लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो बेटर ये रहेगा, सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन ये रहेगा कि जो अर्लियर वर्जन्स में नॉन पर्सनल डाटा को लेके जो प्रोटेक्शंस थी, उसको लेके पीनल प्रोविजन प्रेजेंट बिल में भी जोड़ा जाए। साथ साथ फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाने का क्लॉज हो डाटा प्रोसेसिंग एंटिटीज के ऊपर, ताकि री आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पर्सनल डाटा को बैन किया जाए। क्योंकि नॉन पर्सनल डाटा आपके पास है, अमेजन पे कौन कौन सी चीज किस टाइम पे देख रहा है, लेकिन उसको ओवरऑल आपने री आइडेंटिफाई किया किसी और डाटा सेट के साथ, तो पर्सनल डाटा लोगों का रिवील जाए। अब नए बिल में यहां पे एक और फ्लॉ बताया जा रहा है, वो है प्रपोज डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसी पर्टिकुलर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को यह अथॉरिटी दी गई है कि डाटा के रिस्पेक्ट में जो नया लॉ है इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, स्यूमोटो कॉग्निजेंस ये नया डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड नहीं ले सकता। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ओवरऑल जो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के थ्रू बनाया जा रहा है, इसका यह बोलना है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जब वो कंप्लेन फाइल करेगा तभी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्ले में आएगा, नहीं तो वो प्ले में नहीं आएगा। अब अपने आप में ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जब तक एक यूजर कंप्लेन नहीं करेगा तब तक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्ले में नहीं आ सकता। ये एक सही स्टेप नहीं होगा। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास स्यूमोटो कॉग्निजेंस की ताकत होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉ को इंप्लीमेंट करे, ओवरऑल मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोके, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोके, एमआरटीपी जो एक्ट है। तो जिस प्रकार से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत दी गई कि उस स्यूमोटो बेसिस पे जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही मार्केट में उसको रोके, उसी प्रकार से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी, उसके पास भी स्यूमोटो ताकत होनी चाहिए कि कल की डेट में
डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई लॉ मार्केट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो भले ही यूजर कंप्लेन करे ना करे, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहां पे एक्शन ले सके। और फाइनली एक और आखिरी जो एडिटोरियल है उसमें बीबी पांडे जी हमारी सोसाइटी का जो स्टांस रहा है रेस्ट्रिक्शन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए, लॉ की ऑटोनॉमी और सुप्रीमेसी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है, लेकिन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में हर बार इस चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर ये वुमेन ट्रेनी रेसलर्स की बात कर रहे हैं। एक डेकेड बीत चुका है, जो वुमेन ट्रेनी रेसलर्स हैं, अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको बहुत प्रकार के सेक्सुअल एडवांसेस और ग्रेव इनडिग्निटीज से गुजरना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग के समय पे। इस साल जनवरी 2023 कुछ वुमेन रेसलर्स धरना प्रदर्शन पे बैठ गई जंतर मंतर नई दिल्ली में। ओके, उनकी कंप्लेन ये थी कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं और एक बहुत सीनियर नेता के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया। ये न्यूज उस समय पे काफी वायरल होगी, आपको याद होगा। अभी के लिए रुक गई। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ओवरऑल इनकी बैच ऑफ कंप्लेंट्स को एक ओवरसाइट कमेटी को रिकमेंड भी किया, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट और सेटिस्फैक्टरी आउटकम निकला नहीं है। अभी के लिए जो प्रोबिंग से इनको थोड़ा बहुत शांत कर दिया गया है। ओके, लेट अप्रैल में रेस्लर्स ने अपनी सिटिंग को फिर से चालू करने की बात की गई थी। अभी के लिए तो थोड़ा बहुत उनकी जॉब को रिव्यू कर दिया गया और ओवरऑल ये बोला गया कि आप थोड़ा शांति रखिए, तो शांति रखी गई है, मांडवली वगैरह की गई है, सब चीजें चिप हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरी की पूरी प्रोटेस्ट चली है, इस प्रकार से हमारे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर आप देखो तो ओवरऑल जब दिल्ली पुलिस के साथ इन रेस्लर्स ने अपनी पिटीशन फाइल की, तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर को फाइल करने में देर क्यों लगाई? और जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए ये रेस्लर्स, तब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर साइन की। जब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास रेस्लर्स गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तब दो चीजें हुई। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर रजिस्टर की, पहली सेक्शन 354A, 354D और 506, और दूसरी पॉक्सो एक्ट के अंदर, क्योंकि एक माइनर कंप्लेनेंट भी यहां पे थी। तो खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि जब ये कंप्लेंट्स पहले दिल्ली पुलिस के पास गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों कर रही थी दिल्ली पुलिस? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पे केस रजिस्टर किया, जबकि दिल्ली पुलिस को पहले केस रजिस्टर करना था। अब ये भाई कहां पे लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस को पहले रजिस्टर करना था? देखिए समझिए, सेक्शन 156(1) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बोलता है? एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। यहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए जा रहे थे। और ओवरऑल अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन 156(1) देखो और सेक्शन 166A क्लॉज सी देखो, अमेंडेड इंडियन पिनल कोड 2013 का, तो ये साफ साफ बोल रहा है, ये जो सेक्शन 166A क्लॉज सी है इंडियन पिनल कोड 2013 का, ये बोल रहा है कि नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस इज एन ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 years इंप्रिजनमेंट। तो अगर एक पुलिस ऑफिसर ओवरऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं इनको रजिस्टर नहीं करता है, तो उस पुलिस ऑफिसर को 2 साल की जेल हो सकती है, सेक्शन 166A सी में लिखा हुआ है। तो जब सेक्शन 156 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी और उसके साथ साथ सेक्शन 166A क्लॉज सी ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसको 2013 में अमेंड किया गया, ये साफ साफ बोल रहा है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की कंप्लेन को आपको लिखना है, तो भैया आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? तो दिल्ली पुलिस ने यहां पे सीधे सीधे वायलेट किया है उन मैंडेटरी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को, जो कि ललिता कुमारी केस 2013 में बताई गई हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस के स्टैंस के ऊपर यहां पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ललिता कुमारी 2013 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हुआ है। जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखने हैं वो है सेक्शन 156 क्लॉज 1 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें क्या है, और दिल्ली पुलिस अंडर सेक्शन, देखिए सेक्शन 166A क्लॉज सी ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि 2013 में अमेंड होकर आया है। इन दोनों ही एक्ट्स के अंदर दिल्ली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इंतजार करती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट 2013 को भी यहां पे वॉलेट किया गया है। तो रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी और इंड्योरेबिलिटी यहां पे क्वेश्चन में आई है। सेक्सुअल कंप्लेंट्स की एफआईआर को यहां पे रजिस्टर नहीं किया गया, तो इससे क्लियर कट पता चल गया है कि पुलिस की इंक्वायरी यहां पे कॉम्प्रोमाइज थी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। रेसलर केस में सही तरीके से काम नहीं हुआ है और अभी भी उसका प्रॉपर कल्मिनेशन नहीं हुआ है, यही पॉइंट आउट कर रहे हूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, यहां पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, और हो सके तो आप मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मेहनत से बनाया हुआ है। हैव अ ग्रेट